वेलकम 12वीं क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए, और मैंने आप लोगों को बताया कि किस किस तरीके से हमारे सिलेबस की वेटेज है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर। और बेटा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आए, और अगर आप भी अच्छे से समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। यानी हम अलजेब्रा यूनिट पहले स्टार्ट कर रहे हैं, और अलजेब्रा यूनिट के अंदर पहला टॉपिक कौन सा है मेरा? मैट्रिक्स। ओके सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठना चाहिए कि मैट्रिक्स बोलते किसे हैं या मैट्रिक्स कहते किसे हैं। ठीक है, अगर आपको मीनिंग क्लियर होगा तो चैप्टर समझने में आपका मन ज़्यादा लगेगा। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन देता हूँ, आप खुद क्लियर कर जाओगे। देखो, हम सभी बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, चाहे हमने 9th में पढ़ी हो, चाहे हमने 10th में पढ़ी हो, क्योंकि 12th के बाद हो सकता है आपने से किसी बच्चे ने साइंस ले रखी हो। तो हमने थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो आप क्या देखेंगे कि हम लोग जब स्टैटिस्टिक्स में डेटा को स्टोर करते हैं, ये देखिए जैसे मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ, तो आपने कभी भी देखा होगा कि जब डेटा स्टोर होते हैं तो वो डेटा एक पर्टिकुलर रोज में और एक पर्टिकुलर कॉलम में स्टोर किए जाते हैं। ये देखिए जैसे मैंने ये डेटा लिखे हैं काफ़ी सारे, तो इसमें ये जो है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये सब आप देख रहे हैं कि ये रो है, और ये सारी लाइंस क्या है? कॉलम्स हैं, है ना। यानी हम डाटा को क्या कर रहे हैं? रोज में और कॉलम में अरेंज कर रहे हैं, और इस अरेंजमेंट को ही मैथ्स की भाषा में बेटा क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। यानी मैंने क्या बताने की कोशिश की कि अगर हम पिछली क्लासेस में देखें तो हम देखते हैं कि स्टैट जब हम पढ़ते हैं तो हम डेटास को लिखते समय हम प्रॉपर रोज बनाते हैं, प्रॉपर कॉलम्स बनाते हैं, यानी डाटास को हम रो और कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, और जब हम डाटास को रो और कॉलम में लिखते हैं तो इस तरीके की अरेंजमेंट सी तैयार हो जाती है, और इस तरीके की अरेंजमेंट को ही मैथ्स के टर्म में मैट्रिक्स कहा जाता है। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मैट्रिक्स, तो आप बोलेंगे मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ डाटास इनटू रो एंड कॉलम। यानी जब हम डाटास को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं रोज में और कॉलम्स में, तो बेटा उस अरेंजमेंट को ही क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। ओके, यानी आप क्या बोलोगे? अ अरेंजमेंट ऑफ डाटास इनटू रोज एंड कॉलम कॉल्ड मैट्रिक्स। तो आइए फटाफट डिफाइन लिख देते हैं। अ अरेंजमेंट of datas into row and column called मैट्रिक्स। और अगर कोई बोले कि कोई एग्जाम्पल दो, तो हमारे पास बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। ये देखिए आपके सामने ही लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमने काफ़ी सारे डेटाज लिए हैं, और उन डेटास को हमने रोज में और कॉलम में लिखा हुआ है ना। तो ये अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स होती है। लेकिन बच्चों, इस मैट्रिक्स को इस तरीके के ब्रैकेट्स में बंद किया जाता है। देखिए इस तरीके से जो ब्रैकेट्स होते हैं उसमें बंद कर दिया जाता है। तो जो मैट्रिक्स होती है उसके लिए हम ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अगर हम चाहें ना बच्चों, तो मैट्रिक्स के लिए ऐसे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। ये दोनों ही ब्रैकेट मैट्रिक्स के लिए यूज़ होते हैं, चाहे आप ऐसे बना लो चाहे आप ऐसे बना लो। लेकिन बेटर रहेगा बेटा कि आप ये वाला यूज़ करो। क्यों सर? इसलिए बच्चों, क्योंकि जब आप इसे बनाएंगे तो कई बार एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि जल्दीबाजी में बनाते बनाते ये लाइन आपकी हल्की सी स्ट्रेट हो जाएंगी। अगर ये लाइन स्ट्रेट हो जाएंगी ना, यानी मॉडुलस जैसी, तो ये सिंबल हो जाता है डिटर्मिनेंट का। किसका सिंबल हो जाता है? डिटर्मिनेंट का सिंबल हो जाता है, और वो गलत हो जाएगा आपका।
है ना। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि सिंबल तो खैर दोनों ही हैं, लेकिन आप ये वाले सिंबल से बचिए, क्योंकि जब आप जल्दीबाजी में इसे बनाते हुए आएंगे और थोड़ा सा भी बैंड करने से चूक गए और ये लाइन स्ट्रेट हो गई तो वो सिंबल हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। ओके, तो अभी तक मैंने सिर्फ इतनी बात समझाई है। वैसे मैथ्स में कोई डेफिनेशन नहीं पूछता, लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए अरेंजमेंट या एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रो एंड कॉलम कॉल्ड मैट्रिक्स। अब सवाल ये उठता है कि सर चलिए मीनिंग तो हम समझ गए, लेकिन ये रोज कौन सी होती हैं और कॉलम्स कौन से होते हैं, तो ठीक से सीखना। थोड़ा सा पहले बेस बनाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा स्लो रहेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई। अब इस मैट्रिक्स में बेटा ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, देखिए ये सब हमारी रोज होती हैं। तो ये मेरी पहली रो है, ये मेरी दूसरी रो है, ये मेरी तीसरी रो है, ये सब रोज होती हैं। और जितनी भी ये वर्टिकल लाइन्स है बिल्कुल स्ट्रेट वाली, इन सभी को हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। ओके, तो ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम्स हैं। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस ये रोज होती हैं और वर्टिकल लाइंस जो स्ट्रेट वाली हैं ये हमारे कॉलम्स होते हैं। क्या कोई बच्चा मुझे गिन के ये बता सकता है कि इसमें रो कितनी है और कॉलम कितनी है? चलिए मैं आपको 4 सेकंड देता हूँ, इसमें आप गिनिए कि रो कितनी है और कॉलम कितनी है। बिल्कुल ठीक। क्लास आप देखेंगे कि इसके अंदर 1 2 3 यानी 3 रोज हैं, 1 2 3 यानी 3 कॉलम है। हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम है, इसीलिए क्लास ये मैट्रिक्स कहलाएगी 3 रो और 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स जो होती है उसमें जितनी रोज होती हैं और जितने कॉलम्स होते हैं ये उस मैट्रिक्स की पहचान को बताता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सर ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, इसलिए हम बोलेंगे ये 3 रो और 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स है। लेकिन इसे लिखते कैसे हैं? तो बेटा किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है ना वो इस फॉर्म में लिखा जाता है m/n में, जिसमें m जो है इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रो, और ये जो n होता है ना इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम। m का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रो और n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यानी पहले रो को लिखते हैं बेटा, फिर कॉलम को लिखते हैं। तो ज़रा देखिए इसमें रो कितनी है सर? 3। कॉलम कितने हैं? 3। तो इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/3। यानी ये जो इनटू का साइन है इससे हम बाय पढ़ते हैं, तो हम बोलेंगे 3/3 की मैट्रिक्स। यानी इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, चलिए आइए एक सवाल और देखते हैं। अभी मैं सिर्फ 3 चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन, एक रो, एक कॉलम और एक ऑर्डर। तो आइए पहले एक बार ऑर्डर को और समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ये 1 2 1 4 2 2 3 4 5 3 6 9, ये मेरे पास है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो सर बहुत सिंपल सी बात है, ज़रा गिनिए। 1 2 3, इसमें 3 रो हैं, तो पहले हम रो को लिखेंगे। अभी कॉलम गिनिए, 1 2 3 4, यानी इसमें 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो गया 3/4 की मैट्रिक्स, यानी 3 रो और 4 कॉलम वाली मैट्रिक्स होगी। तो आई होप कि ये 3 बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आइए लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लेकिन एक बार फटाफट रिकैप कर देते हैं कि आपने क्या पढ़ा। देखिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि मैट्रिक्स अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है,
तो बेटा मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होती है डेटास की रो और कॉलम्स में, यानी जब रोज में और कॉलम्स में डेटा को अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रोज होती हैं, जितनी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम होते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं ये उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है। और ऑर्डर को किस फॉर्म में लिखा जाता है? तो ऑर्डर को लिखा जाता है m/n की फॉर्म में, जिसमें m रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ रो को और n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है क्लास, तो अभी ऑर्डर तक हम पहुंच चुके हैं। अब एक खास बात, मुझे एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स में ये जो अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हें क्या कहते हैं? तो बेटा इन नंबर्स को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स कहा जाता है। और अब हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं। तो ये देखिए, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए। याद रखिएगा बच्चों कि हम एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जैसे अब ये मैट्रिक्स आपके सामने लिख रही है, इस मैट्रिक्स में 1 2 1 4 इतने सारे एलिमेंट हैं, और अगर हम सभी एलिमेंट को ए से डिनोट करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ए का मतलब 2 है, या इस ए का मतलब ये 3 है, या इस ए का मतलब ये 6 है? सर मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि एलिमेंट को हम ए से डिनोट करते हैं, लेकिन ए तो सभी के लिए होगा, तो इसलिए डिफरेंशिएशन कर पाना मुश्किल होगा कि कौन सा एग्जैक्टली एलिमेंट के लिए क्या एलिमेंट रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने एलिमेंट्स होते हैं उसे डिनोट तो ए से करते हैं, लेकिन साथ में ना बेटा आई जे लगा देते हैं। सर आई जे क्यों? बच्चे आई का मतलब होता है पोजीशन रो, आई का मतलब होता है पोजीशन रो, और जे का मतलब होता है पोजीशन कॉलम। पोजीशन रो और पोजीशन कॉलम। सर मतलब आइए एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाऊं कि ये पोजीशन रो पोजीशन कॉलम क्या होता है। देखो, जैसे मान लो मुझे इस 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो 2 है ये एक एलिमेंट है, तो इसे डिनोट तो हम ए से ही करेंगे, लेकिन ये देखिए ये जो 2 है ये कौन सी रो में बैठा हुआ है? तो अगर हम गिने या चाहें तो आप ऐसे काउंटिंग लिख दें, 1 2 3, ये रो है, 1 रो 2 रो 3 रो। और अगर आप कॉलम गिने तो 1 2 3 4 कॉलम है। तो ये देखिए ये जो 2 है ये फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, और कॉलम कौन सा है? देखिए सेकंड, तो इसे कहा जाएगा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, यानी A12। मतलब कहने का ये है कि जो भी एलिमेंट होते हैं बेटा उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम साथ में आई जे लगाते हैं, जिसमें आई पोजीशन रो को रिप्रेजेंट करता है और जे पोजीशन कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सर अगर इस 3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे तो ए से ही, लेकिन देखिए ध्यान से, पहली रो दूसरी रो, ये दूसरी रो में है तो ये 2 लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से 1 2 3 तीसरे कॉलम में है तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 3, यानी 3 की रिप्रेजेंटेशन किससे होगी? A23 से, जिससे कि हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर मान लो मुझे इस 9 को रिप्रेजेंट करना है, तो इस 9 को हम रिप्रेजेंट तो ए से ही करेंगे, लेकिन ये कौन सी रो में बैठा है? सर 1 2 थर्ड रो है सर ये तो, और कॉलम कौन सा है? देखो 1 2 3 4 कॉलम, तो थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, यानी A12 2 के लिए, A23 3 के लिए, A34 9 के लिए। तो अगर आप ज़रा से भी होशियार बच्चे हैं तो ये बात समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते तो ए हैं,
लेकिन उनकी एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाया जा सके इसलिए हम क्या करते हैं, आई जे लगा देते हैं, जिसमें आई उसकी रो को रिप्रेजेंट करता है जिसमें वो बैठा हुआ है, और जे उसके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है जिसमें वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो एग्जैक्ट पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आई जे लगाया जाता है। अब कितना क्लियर हुआ है और कितना क्लियर नहीं हुआ है अभी एक छोटे से टेस्ट से पता चल जाएगा। तो आइए चलते हैं पहले नेक्स्ट पेज पे और फिर डिस्कस करते हैं इसके आगे की बातें। तो क्लास, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो निकालो। एंड में मैं आपको आंसर बताऊँगा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। ये मैंने एक मैट्रिक्स दे दी है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप फाइंड करो इसका ऑर्डर, यानी पहले ऑर्डर बताओ, फिर आप फाइंड करो क्या फाइंड करो सर, A22, A23, A31, A33 और A34। इसके लिए मैं आपको टोटल 10 सेकंड दे रहा हूँ, कॉपी निकालिए, सॉल्व करिए। आफ्टर 10 सेकंड मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए क्लास, देखते हैं आप लोगों ने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत। इससे आप जज कर पाएंगे कि आपको कितना क्लियर हुआ। मैंने सबसे पहले पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जरा गिनिए सर, 1 2 3 रो हैं, 1 2 3 कॉलम है, यानी 3 रो 3 कॉलम, यानी 3x3 की मैट्रिक्स। पहला आंसर तो ये है। अब A22 ढूंढना था, तो 2 का मतलब है सेकंड रो, क्योंकि पहले रो होता है। तो देखिए रो कौन सी, सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड रो है, इसमें होगा आंसर। लेकिन कॉलम कौन सा, सेकंड। तो ये देखिए पहला और दूसरा कॉलम, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 को। A23 सर सेकंड रो में थर्ड कॉलम पे जाना है, तो ये रहा फर्स्ट रो, ये रहा सेकंड रो, थर्ड कॉलम पे जाना है तो ये रहा थर्ड कॉलम, यानी 3 आंसर। A31 यानी थर्ड रो में पहला कॉलम, तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और तीसरी रो का पहला कॉलम कितना है, 4, तो इसलिए 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। A33 थर्ड रो में थर्ड कॉलम, तो ये देखिए 1 2 3, तीसरी रो ये है, और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कितना है, 11, तो ये 11 हो गया। A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो थर्ड रो कौन सी है सर, 1 2 3, चौथा कॉलम 1 2 3 कॉलम, सर 4 कॉलम तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई एलिमेंट नहीं होगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिया था कि मैं आपको चेक कर सकूं कि आपको कितना आया है। क्लास फोकस होके समझोगे, नोट्स बनाओगे तो एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है और एलिमेंट्स क्या है। आइए अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं अपना पहला टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखा बच्चों मैंने, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यानी अब यहाँ से मैथ्स चालू होती है, क्योंकि अभी तक तो मैं आपको बेसिक बता रहा था। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इट इज़ अवर फर्स्ट टॉपिक। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी बच्चों वो आपको ना एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दे देगा, यानी बोलेगा कि एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर ये है, ठीक है, साथ में एलिमेंट्स का रिलेशन भी दे देगा, और मैट्रिक्स बनानी होगी, और मैट्रिक्स बनाने को ही हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सर फॉर एग्जांपल मान लो सवाल आ गया, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, construct a matrix of order 2 by 2 whose element Aij defined as
डिफाइंड एज aij इक्वल टू i प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। घबराना बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल है, रिलैक्स होके समझना। देखिए पहले उसने क्या बोला है, उसने दो बातें बोली हैं कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना है, 2/2 ऑर्डर है ना। तो पहले ऑर्डर देख लो कितना दिया हुआ है। सर ऑर्डर दिया हुआ है 2/2, तो पहले हम 2/2 की एक मैट्रिक्स अपने आप बनाएंगे। तो आइए एक 2/2 की मैट्रिक्स बनाएं। तो ये देखिए मैंने एक मैट्रिक्स बना ली। अभी 2/2 का मतलब है कि इसमें 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे। अब 2 रो होंगी तो देखो रो ऐसे लिखती हैं, फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ काउंटिंग लिख लेना ऐसे, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो सकता है आप लोग गलती करो, इसलिए ये तरीका सबसे अच्छा है कि 2 रो हैं तो यहाँ पर काउंटिंग लिख ली, फर्स्ट रो सेकंड रो। कॉलम कितने, सर 2 कॉलम। तो कॉलम यहाँ ऊपर लिख लो 1 और 2, क्योंकि 1 कॉलम 2 कॉलम। और अब एलिमेंट फिल करो। तो जैसे देखो 1 1, तो ये पहला एलिमेंट हो गया A11, है ना। अब ये जैसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी A12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी A21 और A22। तो ये देख लीजिए हमने पूरी मैट्रिक्स बना ली है। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि जब भी कभी सवाल आता है कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, तो पहले जो मैट्रिक्स आपको उसने ऑर्डर दी हुई है उस ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बना लीजिए। अब जब मैट्रिक्स बन गई, ये देखिए हमारी मैट्रिक्स क्या बन के तैयार हुई। हमारी मैट्रिक्स बनी A11 A12 A21 A22। अब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकालने होंगे, यानी ये A11 कहाँ पर है, कितना है वो तो नहीं पता, तो वो ढूंढना होगा। तो देखो हमें एक रिलेशन दिया हुआ है उसने, Aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दिया हुआ है ना उसने। तो अब देखो क्या करेंगे, ये A11 तो 1 1 निकालेंगे पहले। अभी 1 1 कैसे निकालेंगे, तो i की जगह 1 डाल देंगे और j की जगह भी 1 डाल देंगे, यानी ऐसे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अभी सर 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर बाय 2 और ये खोलेंगे तो 4/2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ना, इसमें i की वैल्यू i की जगह पुट कर दो, j की वैल्यू j की जगह पुट कर दो। ठीक है, अब जैसे मुझे निकालना है A12, तो i की जगह 1 डालेंगे, j की जगह 2 डालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी सर 3 का स्क्वायर बाय 2 यानी 9/2। सर क्या इसे डिवाइड करके डेसिमल में ले जाना है? बच्चे वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर डिवाइड कर दोगे तो भी गलत नहीं है और नहीं करोगे तो भी गलत नहीं है, तो बेटर रहेगा फ्रैक्शन में ही छोड़ें। अगला एलिमेंट देखो A21, यानी i की जगह 2 डालना है और j की जगह 1 डालना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 9/2 और A22, तो A22 इज़ 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यानी 16/2, कट करेंगे तो 8। तो फाइनली जो हमें एलिमेंट्स थे निकालने वो हमने निकाल लिए हैं। तो हेंस हमारी मैट्रिक्स क्या बनी, तो हेंस हमारी मैट्रिक्स बन गई। सबसे पहले देखो A11, तो A11 2 आया है, ये मैंने लिख दिया। A12 9/2, मैंने 9/2 लिख दिया। A21 9/2, ये भी लिख दिया। A22 8, तो ये भी मैंने लिख दिया। तो दिस इज़ योर आंसर। और आपको पता ही है कि मेरा सिद्धांत है सरल से कठिन की ओर। तो अभी मैंने एक सवाल लिया है, अब धीरे धीरे मैं इसे टेढ़ा करने वाला हूँ। मान लो क्लास हमारे पास सवाल आ गया, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
2/3। ये देखिए हमें कौन सी मैट्रिक्स बनानी है, ऑर्डर 2/3 इफ़ एलिमेंट्स, अब थोड़ा सा टेढ़ा करूँगा सवाल को, इफ़ एलिमेंट आर डिफाइंड एज, और एलिमेंट्स हैं ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे इफ आई इज मोर देन जे, आई माइनस जे इफ आई इज लेस देन जे, एंड आई डिवाइडेड बाय जे इफ आई इज इक्वल टू जे। तो बच्चों बुक में एनसीईआरटी में इस टाइप के सवालों की ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना असाइनमेंट दूंगा, उसमें इसी तरीके के थोड़े अच्छे सवाल होंगे। अब इसे देख के घबरा मत जाना कि सर ने क्या क्या लिख दिया, डोंट वरी, रिलैक्स हो पहले। और ये देखो हमें करना क्या है, उसने बोला कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, यानी उसने हमें एक मैट्रिक्स बनाने को दी है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 2/3 ऑर्डर दिया हुआ है। अभी 2/3 का मतलब क्या है सर, 2/3 का मतलब है कि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। अब देखो 2 रो हैं तो मैंने यहाँ गिनती लिख दी 1 2, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड रो। 3 कॉलम है तो 1 2 3, 1 2 3 हमारे कॉलम हो गए। अब एंट्री करना आसान है, 1 1 यानी A11 A12 A13 है ना, आराम से अभी एंट्री हो जाती है, A21 A22 और A23। ये हमने मैट्रिक्स बना ली। मैट्रिक्स बनाने के बाद अब इन एलिमेंट्स को निकाला जाएगा। तो अब जैसे उसने रिलेशन दिया ना, इस रिलेशन को बस रीड करना, अच्छे से समझ लो। वो कह रहा है कि अगर आई जे से बड़ा हो तो दोनों को ऐड करना है, आई जे से छोटा हो तो दोनों को माइनस करना है, और आई और जे अगर बराबर हो तो दोनों को डिवाइड करना है। तो जैसे पहला एलिमेंट है 1 1, तो देखो ये आई और ये जे दोनों बराबर है, और जब दोनों बराबर हैं तो दोनों को हमने डिवाइड करना है, यानी 1/1 इज इक्वल टू 1। A12, ये देखिए आई 1 है जे 2 है, तो जे बड़ा है, और जब जे बड़ा हो तो दोनों को माइनस करना है, यानी 1 - 2 इज इक्वल टू -1। A13, ये देखिए अगला एलिमेंट निकाल रहा हूँ, आई 1 है जे 3 है, जे बड़ा है, और जब जे बड़ा होगा तो दोनों को माइनस करना है, इसलिए 1 - 3 इक्वल टू -2। इसी तरीके से अगला एलिमेंट है A21। अब देखिए यहाँ आई कितना है 2, जे है 1, आई बड़ा है, और आई बड़े होने के केस में दोनों को ऐड करना है, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। इसके बाद A22, देख लीजिए आई और आई और जे दोनों बराबर हैं, बराबर होने के केस में हमें रिलेशन दिया हुआ है कि दोनों को डिवाइड करो, तो ये 1 आएगा। A23, यानी आप देखेंगे कि इसमें जे वाला पार्ट बड़ा है, और जे जब बड़ा हो तो दोनों को माइनस करना है, यानी 2 - 3 इज इक्वल टू -1। तो आई होप कि ये एलिमेंट निकालना आपको बहुत इजी लगा होगा, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। अब बस इसको फिल कर दीजिए। तो हैंस हमारी मैट्रिक्स क्या बनी, तो सर हमारी मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई है, A11 1 आया, A12 -1, A13 -2, 3 1 -1, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमने कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। अब आइए हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके बच्चों, आज हम पहले थोड़ा सा ना बेसिक समझेंगे। ज़्यादा स्पीड में अगर चलेंगे तो बेस हमारा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा बेस स्ट्रांग करना है आज पहले। तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। सर ये इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है? इक्वालिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कब बोल सकते हैं?
लाइक अगर हमें कोई बोले 2 और बोले 2 तो दोनों इक्वल हैं। तो मैट्रिसेस के केस में वो दोनों कब इक्वल होती हैं? तो बेटा दो मैट्रिसेस तब इक्वल होती हैं जब ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर हो ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर हो ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, यानी पहली वाली मैट्रिक्स का और दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तो वो इक्वल हो सकती हैं, लेकिन एक कंडीशन और भी है, और दूसरी कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। क्या लिखा मैंने? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। अब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल, ये देखिए ये कहना चाह रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल दूंगा, दो आप अपने आप समझ जाएंगे। मैंने यहाँ लिखा 1 2 4 5 और फिर मैंने लिखा 1 4 2 5 6 11। मुझे कोई बोले कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स हैं, तो मैं बोलूँगा ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो। और यहाँ पहले वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा। ये देखिए इसमें 2 रो हैं, 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर है 2/2। लेकिन अगर इधर देखें तो 1 2 3, इसका ऑर्डर 2/3 है, इसलिए ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और इसको यहाँ से हटा दूँ, तो अब आप देखिए ये भी 2/2 की मैट्रिक्स हो गई और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स हो गई। ऑर्डर सेम हो गया, लेकिन ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग मतलब जैसे ये पहला एलिमेंट 1 1 होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, यानी ये इसके इक्वल होना चाहिए। ये 1 2 एलिमेंट 1 2 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, 2 1 एलिमेंट 2 1 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, और 2 2 एलिमेंट 2 2 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर ये सब बातें फॉलो हो जाती हैं तो वो मैट्रिक्स इक्वल होंगी, अदरवाइज वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगी। मतलब क्लास दो मैट्रिसेस को हम तभी इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो और उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो सर क्या इसके ऊपर कोई सवाल आता है क्या? बेटा बहुत आसान क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसलिए मैंने ये सारी बात आपको समझाई। पेपर में इसके ऊपर ये सवाल आ जाता है, फाइंड x एंड y। क्या निकालो? x एंड y निकालो। और मान लो आपको सवाल इस तरीके से दे दिया, x 5 3 2 और उधर दे दिया 5 y 3 2। अब देखो यहाँ पर उस सवाल ने पहले से क्या लगा के दिया हुआ है? इक्वल। और अगर इक्वल दिया हुआ है और ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है तो तुम ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ। अगर इक्वल है तो इक्वल तो तभी होता है जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो इसका मतलब अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, और करस्पॉन्डिंग सेम होंगे तो ऑटोमेटिक x की वैल्यू कितनी मिल गई जी? 5। और ऑटोमेटिक y की वैल्यू कितनी मिल गई जी? 5। तो x 5 y 5 एंड दिस इज योर आंसर। तो है ना सिंपल। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठा हुआ है तो हम आराम से एक्स वाई निकाल लेते हैं। मान लो सवाल ये आ गया, x y 3 5 और इधर दे दिया उन्होंने 11 6 2 5। लो भाई एक्स वाई निकालो। सर बड़ा सिंपल है, x की वैल्यू 11 हो जाएगी, y की वैल्यू 6 हो जाएगी, है ना सिंपल। तो अब आइए थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करते हैं। मान लो सवाल ये आ गया, क्वेश्चन आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और x प्लस वाई बराबर दे रखा है 11 6 और 5, और इधर भी तुम्हें एक्स वाई ढूंढना है। अब कैसे एक्स वाई ढूंढेंगे? तो कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ क्या लगा हुआ है?
इक्वल, और अगर इक्वल लगा हुआ है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, तो x प्लस वाई प्लस जेड मिल के कितना बन गया 11, यानी वी गेट आ इक्वेशन। और x प्लस जेड किसके बराबर है 6 के, तो x प्लस जेड बराबर 6, वी ऑब्टेन अनदर इक्वेशन, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वी ऑब्टेन अनदर इक्वेशन। ओके, अब इसको हल कैसे करेंगे, तो आप में से कई बच्चे कहेंगे सर एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं बच्चे, ये वैसे नहीं होगा, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई, और ये क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई की वैल्यू 5। तो कॉमन सेंस लगाओ, x और y मिलकर 5 है, तो मैं यहाँ नहीं डाल सकता क्या? सर बिल्कुल डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 5 डाला प्लस z इक्वल टू 11, तो z की वैल्यू आ गई 11 माइनस 5, यानी z की वैल्यू मिल गई मुझे 6। सेम एज इट इज़ ये देखो, x की वैल्यू और z की वैल्यू दोनों मिलाकर कितनी दी हुई है 6, तो x और z को हटाकर मैंने 6 डाल दिया, और y एज इट इज़ रखा इक्वल टू 11, तो y की वैल्यू 11 माइनस 6, तो ये लो भाई y की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो z भी मिल गया और y भी मिल गया, तो x भी मिल जाएगा। तो ये देखो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू डाली, तो प्लस 5 इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो आई होप कि आपको इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सर आज आपने जो पढ़ाया, क्या इसके ऊपर कोई होमवर्क है? बेटा बिल्कुल, मैंने आज सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं, इसे अच्छे से नोट्स बनाना, पहला होमवर्क तो आपका यही है। और प्लस मैं आपको अपना असाइनमेंट सेंड करूँगा, तो उसमें आपको पहले 10 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, असाइनमेंट के पहले 10 क्वेश्चन। अभी बेटा बुक ओपन मत करना, बुक मैं सेकंड क्लास में ओपन करवाऊँगा। तो बच्चों आज की क्लास के लिए